समय था वर्ष 1823। स्थान था अमेरिका के दक्षिणी राज्य साउथ कैरोलिना का ऐतिहासिक शहर चार्ल्सटन। वह जगह जहां गुलामी और अमीरी दोनों का एक साथ राज था। यहाँ की हवाओं में नमक और खून की गंध बसी हुई थी, क्योंकि बंदरगाह से जहाज लगातार अफ्रीका से लाए गए दासों को उतार रहे थे। इन्हीं दासों में एक था सोलोमन हार्पर, जिसकी आंखों में हर पल आग धधकती रहती थी। कहते हैं कि उसकी मां को चाबुकों से पीट पीट कर उसके सामने मार दिया गया था और पिता को जंजीरों में बांधकर खेतों में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। सोलोमन सिर्फ एक गुलाम नहीं था, वह चलती फिरती नफरत और दबे हुए बदले का प्रतीक बन चुका था। लेकिन 1823 की उस सर्द रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे चार्ल्सटन को आने वाले वर्षों तक डर और रहस्य की छाया में डुबो दिया। उस रात चार्ल्सटन के बाहरी हिस्से में एक बड़े प्लांटेशन पर अचानक 7 घोड़ों की अजीब चीख सुनाई दी। मालिक और नौकर बाहर दौड़े, लेकिन जमीन पर कुछ गड्ढे नजर आए जिनसे मिट्टी हिल रही थी। लोग समझ नहीं पाए कि यह क्या है। सुबह होते होते वहां से 7 जमींदारों के लापता होने की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। इन जमींदारों की पहचान एक जैसी थी, हर एक किसी न किसी गुलाम का मालिक था, निर्दयी था और उनका नाम अत्याचारों के लिए मशहूर था। सवाल यह उठता है, क्या यह किसी गुप्त विद्रोह का काम था या किसी अलौकिक ताकत का? और सबसे भयावह अफवाह थी कि उन्हें जिंदा दफन कर दिया गया। सोचिए, जमीन के नीचे मिट्टी और अंधेरे में दम घुटता हुआ इंसान धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ता हुआ। क्या यह किसी इंसान का काम हो सकता है? दोस्तों, आप अभी हिस्ट्री डार्क वर्ल्ड देख रहे हैं। इस कहानी में उतरने से पहले आप कहां से देख रहे हैं और आपके शहर में अभी कितने बजे हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। लेकिन याद रखिए, आज की यह दास्तान आपको नींद में बेचैन कर सकती है। तो क्या यह एक साधारण गुमशुदगी थी या फिर किसी काले जादू का खेल? आइए सच्चाई की तह तक चलते हैं। चार्ल्सटन उस समय अमीर गोरे जमींदारों और पीढ़ियों से गुलामी झेल रहे अफ्रीकी दासों का शहर था। महलों जैसी हवेलियां, कपास और तंबाकू के खेत, और उन खेतों में खून पसीना बहाते हजारों गुलाम, यही इस शहर की असलियत थी। सोलोमन हार्पर बचपन से ही इन हवेलियों के अंधेरे कोनों में रहकर बड़ा हुआ था। वह दिन में जंजीरों में जकड़ा रहता, रात को चुपचाप भागने की कोशिश करता, लेकिन हर बार पकड़ा जाता। लेकिन कहते हैं कि जंजीरों में जितना दबाया जाता है उतना ही भीतर आग भड़कती है। और सोलोमन की आग सिर्फ भागने की नहीं, बल्कि हिसाब चुकता करने की थी। पहली बार उसके नाम की फुसफुसाहट 1819 में सुनी गई थी, जब मिस्टर जॉनसन नामक जमींदार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। लोग कहते हैं कि जॉनसन के खेतों में अचानक जमीन धंस गई और अगले दिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। लेकिन गवाहों का दावा था कि आधी रात को खेतों से किसी आदमी की चीखें आई थीं। अधिकारियों ने इस मामले को दबा दिया, यह कहकर कि जॉनसन किसी व्यापारिक सफर पर गया है। मगर दासों के बीच एक नाम घूमने लगा, सोलोमन। क्या वह पहली हत्या थी या महज एक अफवाह? कहानी तब और पेचीदा हुई जब 1820 और 1822 के बीच और 5 जमींदार अचानक गायब हो गए। हर बार जगह अलग होती, लेकिन निशान एक ही, मिट्टी का ढांसना और गायब होता मालिक। शहर के अखबारों ने इसे अकल्पनीय हादसा कहकर छापा, लेकिन दासों के बीच यह साफ था कि कोई एक इंसान योजनाबद्ध तरीके से बदला ले रहा है। और धीरे धीरे यह नाम सोलोमन हार्पर डर और रहस्य का दूसरा नाम बन गया। लेकिन सवाल उठता है, सोलोमन यह सब कैसे कर पा रहा था? क्या यह महज उसकी चालाकी थी या फिर कोई काला जादू? कुछ गवाहों का दावा था कि उन्होंने उसे आधी रात को जंगल में अजीब मंत्र पढ़ते देखा है और वहां मिट्टी अपने आप हिलती थी। क्या यह सिर्फ डर की उपज थी या वाकई किसी दुष्ट विद्या का सहारा लिया जा रहा था? यही रहस्य आज तक लोगों को सिहरन देता है। यहां एक और मोड़ है। चार्ल्सटन के सबसे ताकतवर व्यापारी विलियम क्रॉस ने 1823 में सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि वह इस भूत प्रेत जैसी अफवाह को खत्म करेगा और सोलोमन को पकड़कर पूरे शहर के सामने सजा देगा। लेकिन ठीक उसी रात विलियम क्रॉस अपनी हवेली से गायब हो गया। गार्डों ने बताया कि उन्होंने बगीचे में अचानक जमीन हिलती हुई देखी थी
और फिर क्रॉस चीखते हुए कहीं गायब हो गया। जब गार्ड्स ने जमीन खोदने की कोशिश की तो नीचे सिर्फ ताज़ा मिट्टी थी, ना कोई लाश, ना कोई सुराग। क्या यह इंसानी बदले की आखिरी कड़ी थी, या अब यह मामला अलौकिक भय का रूप ले चुका था? इतिहासकारों का मानना है कि यह सिर्फ गुलामों की बगावत थी, लेकिन स्थानीय दंतकथाओं के अनुसार सोलोमन ने किसी अफ्रीकी तांत्रिक से सीखा हुआ काला जादू इस्तेमाल किया था। उसकी हथेलियों पर जले हुए निशान थे, जिन्हें लोग शैतान की मुहर कहते थे। सवाल यह है, क्या यह सब एक बेहद होशियार गुलाम की योजनाबद्ध साजिश थी, या फिर सचमुच कोई अंधकारमय ताकत उसके पीछे थी? इस कहानी का पहला अध्याय हमें सिर्फ यह दिखाता है कि 7 मालिकों की गुमशुदगी किसी दुर्घटना का नतीजा नहीं थी। यहां कोई था जो बदला ले रहा था, और वह बदला साधारण नहीं था। वह मिट्टी के नीचे दफन जिंदगी की सबसे दर्दनाक सजा थी। लेकिन क्या सोलोमन वाकई इस सब का अकेला मास्टरमाइंड था, या इसके पीछे कोई और था, कोई ऐसा चेहरा जो अब तक परछाइयों में छुपा रहा? शहर के हर अखबार में सिर्फ एक ही हेडलाइन थी, चार्ल्सटन में 7 जमींदार रहस्यमयी तरीके से गायब। अधिकारी परेशान थे, दास खामोशी से मुस्कुरा रहे थे, और आम लोग हर रात अपने घरों के दरवाजे बंद करके सोने लगे थे। लेकिन डर की असली वजह सिर्फ गायब होना नहीं था। असल डर यह था कि अगर 7 लोग ऐसे गायब हो सकते हैं तो अगला कौन होगा? तो दोस्तों, यह था इस केस का पहला प्रत, 7 मालिक, जिंदा दफन और एक रहस्यमयी नाम, सोलोमन हार्पर। लेकिन आगे जो खुलासा होने वाला है वह और भी भयावह है, क्योंकि आने वाले हिस्सों में हमें यह पता चलेगा कि यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, बल्कि इंसानी मन के सबसे अंधेरे रहस्यों का आईना थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस केस की जांच कहां से शुरू हुई और किस तरह हर सबूत ने एक नए डर का रास्ता खोला? 1823 के शुरुआती दिनों में, जब 7 मालिकों की गुमशुदगी की खबर चार्ल्सटन भर में फैल चुकी थी, तब इस केस की जांच औपचारिक रूप से शुरू की गई। जांच की जिम्मेदारी दी गई मेजर थॉमस व्हिटमोर को, जो अपनी सख्त नीतियों और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। लेकिन थॉमस के सामने यह केस साधारण नहीं था। यहां लाशें नहीं थीं, कोई खून के धब्बे नहीं थे, कोई हथियार नहीं मिला था, सिर्फ मिट्टी के नीचे बने गड्ढे और गुमशुदा जमींदार। थॉमस के शब्दों में यह एक अदृश्य हत्यारा था। लेकिन जैसे जैसे वह इस केस में गहराई तक उतरता गया, उसे समझ में आया कि यह महज हत्या नहीं थी, यह किसी मानसिक युद्ध की शुरुआत थी। जांच के शुरुआती दिनों में गवाहों से पूछताछ की गई। कई दासों ने कबूल किया कि उन्होंने आधी रात को खेतों और जंगलों में अजीब आवाजें सुनी थीं। किसी ने कहा कि जमीन हिल रही थी, किसी ने दावा किया कि उन्होंने सफेद धुएं के बीच किसी काले कपड़े पहने आदमी की परछाई देखी। लेकिन जब थॉमस ने जोर देकर पूछा तो सबकी जुबान पर एक ही नाम आया, सोलोमन हार्पर। एक बूढ़े दास ने कहा, साहब, वो जमीन को बुलाता है, मिट्टी उसके आगे झुक जाती है। सवाल उठता है, क्या यह किसी डर से उपजी कल्पना थी, या फिर सचमुच सोलोमन के पास कोई असाधारण ताकत थी? थॉमस ने प्लांटेशन के आसपास की मिट्टी खुदवाने का आदेश दिया। कई गड्ढे खोदे गए, लेकिन उसमें सिर्फ नमी और जले हुए कोयले के टुकड़े मिले। यह कोयला कहां से आया? क्या यहां आग जलाई गई थी, या किसी तांत्रिक रस्म का हिस्सा था? थॉमस के दिमाग में शक की सुई घूमी। उसने शहर के रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि सोलोमन हार्पर का नाम कई बार भागने और विद्रोह की कोशिशों में दर्ज किया गया था। उसका इतिहास खून और गुस्से से भरा था। उसके 6 मालिक उसे बार बार बेचते रहे, क्योंकि हर बार वह किसी न किसी विद्रोह की साजिश में पकड़ा जाता। 7वां मालिक था विलियम क्रॉस, वही शख्स जो आखिरी बार मिट्टी में गायब हुआ था। क्या यह बदले का चक्र था? थॉमस ने सोलोमन के अतीत की तहकीकात शुरू की। सोलोमन का जन्म अफ्रीका से लाए गए गुलामों की दूसरी पीढ़ी में हुआ था। उसकी मां एक जड़ी बूटी जानने वाली औरत थी, जिसे लोग ओबिया यानी जादू टोने की विद्या जानने वाली कहते थे। कहते हैं कि सोलोमन की मां को क्रूरता से मारते समय उसकी आंखों में खून उतर आया था, और उसने जंजीरों में बंधे अपने बेटे से कहा था, मिट्टी तेरे साथ है। क्या यह एक मां की आखिरी चीख थी, या उसने सचमुच अपने बेटे को कोई श्राप और शक्ति दी थी? यह सवाल जांच में बार बार उठता, लेकिन जांच सिर्फ रहस्य पर नहीं टिकी थी।
बल्कि गहराती जा रही थी, क्योंकि शहर के कई अमीर लोग अब डर से भागने लगे थे। अखबारों ने इसे ब्लैक वेंजेंस का नाम दिया। कुछ लेखों में यह भी लिखा गया कि अगर सोलोमन पकड़ा न गया तो चार्ल्सटन का पूरा ढांचा हिल सकता है। वहीं दूसरी ओर दासों में एक छिपा हुआ उत्साह था। वे खुलेआम कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वे पहली बार किसी को अपनी ओर से लड़ते देख रहे हों। यह मनोवैज्ञानिक असर इस केस को और खतरनाक बना रहा था। थॉमस ने एक रात प्लांटेशन के पुराने हिस्से में छापा मारा। वहां उसे जमीन के नीचे छुपा एक छोटा कमरा मिला। कमरे में अजीब निशान दीवारों पर उकेरे हुए थे, गोल घेरे, बीच में तिकोने चिन्ह और कोनों में जले हुए दिए। यह साफ था कि कोई काला कर्मकांड यहां होता था। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ लकड़ी का बॉक्स पड़ा था, जिसमें से एक लोहे की जंजीर और इंसानी हड्डी के टुकड़े मिले। थॉमस के लिए यह अब महज हत्या का मामला नहीं रहा। यह अंधविश्वास, तांत्रिकता और मानसिक आतंक का संगम बन चुका था। लेकिन सवाल वही था, सोलोमन कहाँ था? कुछ गवाहों ने कहा कि उसे आखिरी बार दलदली जंगलों में देखा गया था। एक नौजवान दास ने बताया कि उसने सोलोमन को आधी रात को नदी के किनारे खड़े देखा था, जहां वह अपने हाथों से मिट्टी खोदकर उसमें कोई चीज गाड़ रहा था। क्या यह इंसानी शव था या कोई जादुई वस्तु? थॉमस ने तुरंत उस जगह की खुदाई करवाई। वहां से एक टूटा हुआ मास्क, कुछ हड्डियां और एक कपड़े का टुकड़ा मिला जिस पर खून के धब्बे थे। लेकिन वह खून इंसान का था या जानवर का, उस दौर की जांच तकनीक यह तय नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे शहर में अफवाहें इतनी बढ़ गईं कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। हर रात मिट्टी के हिलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ कहते थे कि यह डर की उपज है, लेकिन कुछ गवाहों का दावा था कि उन्होंने सचमुच जमीन को धीरे धीरे शहर में अफवाहें इतनी सवाल यह था कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देता। मनोवैज्ञानिक असर था। हर रात मिट्टी की आवाजें सुना। थॉमस अब एक दुविधा में था। कुछ कहते अगर वह सोलोमन को अपराधी घोषित करता, लेकिन कुछ गवाहों को जावा कि दासों में उन्होंने सचमुच जमीन को सांस ली से पूरा शहर दहशत में आ जाता था। और अगर वह इसे सोलोमन ताकत मान ले, मनोवैज्ञानिक को उसकी अपनी प्रतिष्ठा को एक अधिकारी के तौर पर मिट्टी में मिला। सब एक दुविधा में। यही वह बिंदु था। अगर वह सोलोमन को साधारण अपराध से आगे साफ हो जाता कि दासों में विद्रोह पनप रहा है और मानसिक जिस्म पूरा हिस्सा बन गया। दहशत में सवाल यह था, और अगर वह ससे सोलोमन माना मालिकों को जरूर की अपनी प्रतिष्ठा एक अधिकारी के तौर पर कोई मिल जाए तो उसके नाम का यही वह बिंदु था जहां और ये केस साधारण अपराध से आगे बढ़ने यह कैसे राजनीति, डर, जमीन खो और मानसिक आतंक का हिस्सा बन गया। या फिर अब सवाल यह शैतानी विद्या की मदद क्या सचमुच सोलोमन ने अपने 7 मालिकों को जिंदा दफन किया था पर खड़ी थी, या फिर कोई और ताकत उसके नाम का इस्तेमाल कर रही है तो उसकी। और अगर सोलोमन ने किया हो गया तो उसने यह कैसे हुआ? खून से जमीन खोदा और अजीब सी चालाकी से। ये सब संज्ञा फिर किसी शैतानी विद्या की मदद से नहीं थी, बल्कि इसकी जांच यहीं पर एक नए मोड़ पर खड़ी सी छुपी थी। थॉमस ने शहर के पुराने पादरी फादर नथानियल को बुलाया, जिन्हें अफ्रीकी जनजातियों के कुछ रहस्यों की जानकारी थी। जब उन्होंने वह मुखौटा और निशान देखे तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह ओबिया है, पश्चिम अफ्रीका का काला जादू। यह मिट्टी और आत्माओं से जुड़ा है। जिसने यह विद्या सीखी हो वह जमीन को आदेश दे सकता है। सवाल यह था कि क्या सचमुच सोलोमन हार्पर इस विद्या का मालिक बन चुका था? इसी बीच थॉमस ने सोलोमन के बचपन के बारे में और गहराई से पता लगाया। सोलोमन का पहला मालिक था मिस्टर अब्राहम, जिसने उसे सिर्फ 10 साल की उम्र में खरीदा था। अब्राहम के खेतों में सोलोमन और उसकी मां काम करते थे। गवाहों का कहना था कि उसकी मां को कई बार जड़ी बूटियां और अजीब चिन्ह बनाते देखा गया था। जब मालिकों को यह पता चला तो उन्होंने उसे सबके सामने जिंदा जला दिया। उस दिन सोलोमन ने पहली बार आग और मिट्टी को अपनी आंखों से निगल लिया था। कहते हैं कि उसी दिन से उसकी आत्मा बदल गई थी। वह खामोश रहता, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की आग जलती थी। शायद यही वह क्षण था जिसने आने वाले खौफनाक अध्यायों की नींव रखी। जांच अब और भी गहरी हो चुकी थी। थॉमस ने यह मानना शुरू किया कि अगर सोलोमन को पकड़ा न गया
तो यह सिर्फ 7 मालिकों की गुमशुदगी पर खत्म नहीं होगा। शहर में अफवाहें फैल चुकी थीं कि सोलोमन अगली बार चर्च और मेयर के घर को निशाना बनाएगा। डर का यह माहौल इतना हावी हो चुका था कि कई जमींदार अपनी हवेलियां छोड़कर दूसरे शहरों में भागने लगे। लेकिन तभी एक नया सुराग मिला। एक औरत जिसका नाम मार्था ग्रे था। वह पहले विलियम क्रॉस की नौकरानी रह चुकी थी। उसने गवाही दी कि उसने गायब होने वाली रात क्रॉस को सोलोमन के साथ झगड़ते देखा था। उसने कहा, मैंने अपने कानों से सुना कि सोलोमन ने कहा, तुम्हें जमीन खुद निगल जाएगी। यह बयान इतना गंभीर था कि थॉमस ने तुरंत फैसला किया कि अब सोलोमन को ढूंढना ही होगा, चाहे वह कहीं भी छुपा हो। थॉमस ने अपने सिपाहियों के साथ दलदल और जंगलों की तलाश शुरू की। कई रातें बीतीं, लेकिन सोलोमन हाथ नहीं आया। पर एक रात जब थॉमस खुद गश्त पर निकला, उसने देखा कि जंगल के बीच मिट्टी खुद से हिल रही है। उसने मशाल पास ले जाकर देखा तो मिट्टी से एक हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सिपाही डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन थॉमस ने उस जगह खुदाई करवाई। अंदर से एक आधा सड़ा हुआ शव मिला। वह शहर का जमींदार जो महीनों पहले गायब हुआ था। शव के चारों ओर अजीब चिन्ह बने थे और हड्डियों पर जलने के निशान थे। यह साफ हो गया कि लोग सच कह रहे थे। इन जमींदारों को जिंदा दफनाया गया था। लेकिन असली सवाल यही था, उन्हें दफनाने के पीछे कौन था? क्या यह सोलोमन अकेला कर रहा था या फिर उसके पीछे कोई और ताकत थी? थॉमस को धीरे धीरे लगने लगा कि यह सिर्फ इंसानी बदला नहीं, बल्कि किसी धार्मिक या अलौकिक युद्ध का हिस्सा है। शहर में तनाव इतना बढ़ गया था कि अखबारों ने इसे चार्ल्सटन का श्राप कहना शुरू कर दिया। चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं होने लगीं ताकि अंधेरे की ताकत को रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर दासों के बीच यह कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। वे कहते थे, सोलोमन हमारी आत्माओं का बदला ले रहा है। यह मनोवैज्ञानिक लहर इतनी मजबूत हो गई कि अब चाहे सच कुछ भी हो, सोलोमन उनके लिए हीरो और मालिकों के लिए शैतान बन चुका था। थॉमस को इस केस का सबसे अंधेरा मोड़ तब मिला जब उसने एक रात सोलोमन की झोंपड़ी में छुपे एक पुराने कपड़े का टुकड़ा पाया। उस पर खून से लिखा था, 7 जमींदार मिट्टी को मिल गए, 7ओं की आत्मा अब जमीन के भीतर मेरी है। यह इकरारनामा था या किसी डराने की चाल, यह थॉमस तय नहीं कर पाया। लेकिन यह साफ हो गया कि अब खेल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली टकराव आने वाला था। और यही वह बिंदु था जहां थॉमस ने समझा कि यह केस सिर्फ सबूतों और गवाहियों से हल नहीं होगा। उसे सोलोमन का सामना करना पड़ेगा, सीधे आमने सामने। लेकिन सवाल यह है, क्या थॉमस सचमुच उस आदमी से लड़ पाएगा जिसे लोग अब इंसान से ज्यादा शैतान मानने लगे थे? थॉमस व्हिटमोर ने जब यह तय कर लिया कि सोलोमन हार्पर से आमने सामने टकराना ही होगा, तो उसने शहर के मेयर और अधिकारियों से सलाह की, मगर सभी डरे हुए थे। कुछ ने कहा कि अगर यह सचमुच काला जादू है तो हथियार और सिपाही भी बेकार साबित होंगे। लेकिन थॉमस, जो अपनी जिंदगी भर तर्क और सख्ती पर विश्वास करता आया था, उसने साफ कहा, यह आदमी है, कोई दानव नहीं। और अगर यह आदमी है तो इसके पीछे खून और बदले की वजह जरूर है। उसने पक्के इरादे के साथ योजना बनाई। सोलोमन को जाल में फंसाना होगा। इसी बीच शहर में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कई रातों को लोगों ने कब्रिस्तानों से मिट्टी खिसकती हुई देखी। कुछ घरों के बागानों में बिना कारण गड्ढे बन गए। बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने काले कपड़े में किसी लंबे आदमी की छाया देखी जो बिना आवाज किए चल रही थी। हर घटना के बाद अफवाह फैलती, सोलोमन पास है। डर इतना बढ़ चुका था कि लोग चर्च से निकलते वक्त अपने पैरों में मिट्टी झाड़ते ताकि कहीं शाप घर तक न आए। थॉमस ने अपनी योजना के तहत एक झूठी अफवाह फैलवाई कि मेयर और बाकी जमींदारों का एक गुप्त मिलन प्लांटेशन की हवेली में होने वाला है। यह संदेश दासों के बीच फैलाया गया ताकि सोलोमन तक पहुंचे। थॉमस को पूरा यकीन था कि सोलोमन अपने शिकार को पकड़ने जरूर आएगा, और हुआ भी वही। 1823 की ठंडी रात, हवेली के आसपास सैनिक छुपकर बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था। आधी रात को अचानक मिट्टी से हल्की कंपन उठी। पेड़ों की जड़ें जैसे खुद से हिल रही थीं। सैनिकों में डर फैल गया। तभी छत से किसी ने देखा
एक छाया हवेली की ओर बढ़ रही है। उसके हाथों में कुछ लकड़ी की डंडियां थीं, जिन पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। वह सोलोमन हार पर था। सोलोमन ने जमीन पर एक घेरे की आकृति बनाई और उसमें धीरे धीरे कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, सैनिकों ने मशालें जलाकर उस पर धावा बोल दिया। शोरगुल, चीखें और तलवारों की खनक गूंज उठी। मगर कुछ अजीब हुआ। जैसे ही सैनिक उसके पास पहुंचे, उनके पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक धंसने लगी। 3 सैनिक गड्ढे में गिर पड़े और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन मिट्टी उन्हें खींच रही थी। यह दृश्य इतना भयावह था कि बाकी सैनिक पीछे हट गए। थॉमस ने साहस जुटाकर अपनी बंदूक से सोलोमन पर निशाना साधा और गोली चला दी। गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। सोलोमन पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा और जलती हुई नफरत। उसने थॉमस को घूरते हुए कहा, तुम मिट्टी को नहीं रोक सकते, यह अब मेरा हिस्सा है। और फिर वह अचानक अंधेरे में गायब हो गया। उस रात का हमला शहर में चर्चा का तूफान बन गया। लोग कहने लगे कि अब सोलोमन सिर्फ इंसान नहीं रहा, वह जमीन का मालिक बन चुका है। अखबारों ने इसे मिट्टी का शाप नाम दिया। अधिकारियों ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन सच को छुपाना असंभव हो चुका था। थॉमस, जो पहले तक इसे महज अपराध मानता था, अब खुद दुविधा में पड़ गया। उसने अपने डायरियों में लिखा, मैंने कई अपराध देखे हैं, कई हत्यारे पकड़े हैं, लेकिन यह मामला अलग है। यहाँ एक इंसान बदले की आग में इतना जल चुका है कि उसने खुद को जमीन से जोड़ लिया है। सवाल यह है कि यह बदला कहाँ जाकर खत्म होगा। इस बीच और 2 जमींदार रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। अब कुल 9 शिकार हो चुके थे। यह साबित हो गया कि सोलोमन फिर से सक्रिय है। लेकिन एक नया मोड़ आया जब शहर की एक औरत, एलेना नामक दास, ने गुप्त रूप से थॉमस से संपर्क किया। उसने कहा कि वह सोलोमन को बचपन से जानती है और उसे रोकने का एक ही तरीका है। उसने बताया, उसकी ताकत मिट्टी से है, लेकिन मिट्टी ही उसकी कमजोरी भी है। अगर उसके खुद बनाए हुए गड्ढे को पलटकर उसी पर इस्तेमाल किया जाए तो वह खुद उसमें दफन हो सकता है। क्या यह सच था या सिर्फ डर से उपजी कहानी? थॉमस के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसने फैसला किया कि अगली बार जब सोलोमन हमला करने आएगा तो उसकी ही बनाई मिट्टी का जाल उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच कोई इंसान जिसने 7 मालिकों को जिंदा दफनाया अपनी ही मिट्टी में कैद किया जा सकता है, या फिर यह खेल हमेशा हमेशा के लिए मौत और आतंक का सिलसिला बन चुका है? एलेना की जानकारी ने थॉमस के भीतर उम्मीद की हल्की लौ जलाई थी, लेकिन उसे यह भी समझ था कि सोलोमन कोई साधारण इंसान नहीं रहा। उसने 7 मालिकों को एक एक कर ऐसे तरीके से मौत दी थी कि पूरा चार्ल्सटन सिहर उठा था। अब अगर उसे रोकना है तो यह काम साधारण हथियारों या सैनिकों से नहीं हो सकता। थॉमस ने गुप्त रूप से उन मजदूरों और दासों से बात करनी शुरू की जो सोलोमन को कभी जानते थे। धीरे धीरे यह साफ हुआ कि सोलोमन अपने बचपन में बहुत शांत, निरीह और डरपोक था। उसे जब पहली बार जमीन खोदने का आदेश दिया गया तो उसने मिट्टी को किसी जीवित चीज की तरह महसूस किया। वह अक्सर कहता था, मिट्टी सब कुछ सुनती है, मिट्टी सब याद रखती है। उसकी यह आदत धीरे धीरे जुनून में बदल गई। हर बार जब मालिक उसे कोड़े मारते या अपमानित करते तो वह मिट्टी से फुसफुसाता, मानो अपनी सारी पीड़ा उसमें भर रहा हो। एलेना ने थॉमस को बताया कि सोलोमन का विश्वास था कि मिट्टी ही इंसान की असली गवाही है। खून मिट्टी पर गिरता है तो वह कभी सूखता नहीं, बस छुप जाता है। और शायद इसी वजह से जब उसने अपने पहले मालिक को जिंदा दफनाया तो उसे ऐसा लगा जैसे मिट्टी ने खुद उसके लिए न्याय किया। यही उसका पहला कदम था और फिर यह सिलसिला रुकता नहीं गया। थॉमस ने इस जानकारी के आधार पर एक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मिट्टी ही उसका हथियार है तो उसी मिट्टी को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने तय किया कि अगली बार हमला होने से पहले हवेली के आसपास गहरे गड्ढे खुदवाए जाएंगे और उन्हें इस तरह से ढंका जाएगा कि देखने से पहचान में ना आए। मकसद यह था कि जैसे ही सोलोमन अपने शिकार को लेने आएगा वही जमीन उसे निगल ले। लेकिन इस योजना में खतरा यह था कि अगर एक भी सैनिक गलती करता तो सोलोमन फिर से भाग जाएगा
और बदले की यह आग और भी भयानक हो जाएगी। 1824 की शुरुआत में ही एक और हादसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। जमींदार फिलिप ह्यूज नामक आदमी अपनी हवेली में रात का भोजन कर रहा था। अचानक उसके घर के बीचों बीच फर्श धंस गया और वह नीचे खींच लिया गया। गवाहों ने बताया कि उन्होंने उसकी चीखें सुनी, लेकिन जब तक मदद पहुंची वहां सिर्फ मिट्टी और टूटी हुई लकड़ी बची थी। इस घटना के बाद पूरा शहर यह मान बैठा कि सोलोमन अब कहीं भी हमला कर सकता है, चाहे वह खेत हो, चर्च हो या किसी का घर। थॉमस के लिए समय बहुत कम बचा था। हर दिन देरी का मतलब था और मौतें। उसने सैनिकों को तैयार किया और हवेली के चारों ओर गुप्त जाल बिछा दिए। रातें और भी सर्द और डरावनी होने लगीं। लोग अपने दरवाजों पर क्रॉस का निशान बनाते, बच्चे रोते और औरतें प्रार्थना करतीं। मगर इन सब के बीच थॉमस के मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या वह सही कर रहा है? क्या सचमुच सोलोमन को खत्म करना न्याय होगा, या फिर यह उस दास की आखिरी चीख है जो सदियों के अत्याचार का बदला ले रहा है? इसी उधेड़बुन में एक और रात आई। आसमान बादलों से घिरा था, हवा में अजीब सी नमी थी और जमीन जैसे किसी तूफान से पहले की तरह हल्की हल्की कांप रही थी। अचानक कुत्ते भौंकने लगे, पेड़ों की डालियां चरमराईं और सैनिकों ने देखा एक लंबा साया हवेली की ओर बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर आधी रोशनी पड़ रही थी और आंखों में ऐसा सन्नाटा था जो मौत से भी गहरा था। सोलोमन हार पर आ चुका था। सैनिकों ने मशालें जलाईं और घेरा कस लिया। थॉमस ने दिल थाम कर देखा। सोलोमन धीरे धीरे जमीन पर हाथ फेर रहा था, मानो मिट्टी से पूछ रहा हो कि अगला गड्ढा कहां खोला जाए। और तभी जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके कदम एक ऐसे स्थान पर पड़े जहां जाल बिछाया गया था। अचानक जमीन धंसी और सोलोमन आधा गड्ढे में चला गया। सैनिकों ने तुरंत जाल कसने की कोशिश की, लेकिन सोलोमन ने जोर से चीख मारी, ऐसी चीख जिससे चारों ओर की मिट्टी मानो कांप उठी। हवा में धूल भर गई, पेड़ हिलने लगे और गड्ढा जो बंद होना चाहिए था उल्टा और बड़ा होने लगा। कई सैनिक उसमें खींचकर गिर गए। थॉमस समझ गया कि यह कोई साधारण जाल नहीं रहेगा, यह सीधा जमीन और मौत का खेल बन चुका है। सोलोमन मिट्टी से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। उसके शरीर पर खून और मिट्टी की परतें लगी थीं, लेकिन उसकी आंखों में आग पहले से भी तेज जल रही थी। उसने थॉमस को देखा और कहा, तुमने सोचा था मिट्टी से मुझे पकड़ लोगे? मिट्टी अब मेरी है और अब तुम सब मेरे। वह धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगा। सैनिक पीछे हटने लगे, लोग चीखने लगे। थॉमस ने महसूस किया कि उसके पास अब सिर्फ एक ही मौका बचा है, या तो वह अपनी जान देकर इस खेल को खत्म करे या फिर हमेशा हमेशा के लिए सोलोमन का आतंक चार्ल्सटन पर राज करेगा। क्या थॉमस इस आखिरी दांव को खेल पाएगा? क्या एलेना का बताया हुआ रात सही साबित होगा, या मिट्टी का शाप एक और जान लेगा? सोलोमन की आंखों में जलती हुई आग और मिट्टी से उठती गंध ने हवेली के हर कोने को दहला दिया था। सैनिकों के चेहरों पर भय साफ दिख रहा था। कोई पीछे हट रहा था, कोई बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिट्टी मानो खुद जिंदा हो उठी थी। जहां भी लोग कदम रखते, जमीन धंसने लगती। उस क्षण थॉमस ने समझ लिया कि सोलोमन को सामान्य ताकत से नहीं हराया जा सकता। उसके पास सिर्फ वही रास्ता बचा था जिसका संकेत एलेना ने दिया था। सोलोमन की कमजोरी उसी मिट्टी में छुपी है जिससे वह शक्ति लेता है। थॉमस ने तुरंत हवेली के तहखाने की ओर दौड़ लगाई। वहां एक पुरानी लोहे की पेटी रखी थी जिसमें दासों की जंजीरें और कोड़े रखे थे। एलेना ने बताया था कि यही असली प्रतीक हैं उस अत्याचार के जिसने सोलोमन को राक्षस बनाया। अगर इन्हें मिट्टी में दफनाया जाए तो वही मिट्टी उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है। थॉमस ने पेटी उठाई और बाहर दौड़ा। बाहर सोलोमन सैनिकों को मिट्टी में खींच रहा था। उसकी चीखें अब किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी गहरी आत्मा की लग रही थीं। थॉमस ने पूरी ताकत से पेटी को सोलोमन के सामने की जमीन पर फेंक दिया। भारी आवाज हुई, जमीन हिली और अचानक मिट्टी से भाप निकलने लगी। सोलोमन कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार डर झलकने लगा। उसने हाथ उठाकर मिट्टी को फिर से नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मिट्टी उसकी बात नहीं मान रही थी। मिट्टी से आवाज आई, मानो उन 7 मालिकों की चीखें गूंज रही हों जिन्हें उसने दफनाया था। धीरे धीरे जमीन उसके पैरों के नीचे से खुलने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं,
यह मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे जंजीरों से बांधा था, उन्होंने मेरी आत्मा को मारा था। मुझे अभी और चाहिए। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी, लेकिन मिट्टी ने उसे और गहराई में खींचना शुरू कर दिया। सैनिकों ने भयभीत होकर देखा कि सोलोमन धीरे धीरे जमीन में समा रहा है। उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे और आखिरी शब्द उसने यही कहे, न्याय अभी बाकी है। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह मिट्टी में दफन हो गया। जमीन शांत हो गई, हवा थम गई और सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। लोग धीरे धीरे हवेली से बाहर निकले। सैनिकों के चेहरे पर राहत थी, मगर साथ ही डर भी था। क्या सचमुच यह अंत था या सिर्फ एक ठहराव? थॉमस वहीं बैठ गया। उसकी सांसें भारी थीं और आंखें थकी हुईं। एलेना धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुमने उसे रोका है, खत्म नहीं किया। मिट्टी ने उसे वापस लिया है, लेकिन जब तक उस जुल्म की कहानियां जिंदा हैं, सोलोमन की आत्मा भी कहीं ना कहीं भटकती रहेगी। थॉमस ने आसमान की ओर देखा। चांद बादलों के बीच से झांक रहा था और हवेली की टूटी दीवारों पर परछाइयां खेल रही थीं। उस क्षण उसे लगा कि न्याय और बदले के बीच की रेखा हमेशा धुंधली ही रहेगी। चार्ल्सटन के लोग आने वाले सालों तक इस घटना को याद करते रहे। कोई इसे दास का शाप कहता तो कोई न्याय का भूत। बच्चों को डराने के लिए यह कहानी सुनाई जाती और खेतों में काम करने वाले दास मिट्टी की ओर देखकर चुपचाप प्रार्थना करते। हर कोई मानता था कि अगर जुल्म फिर से चरम पर पहुंचा तो शायद मिट्टी एक बार फिर सोलोमन को जगा देगी। और आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो सवाल उठता है, क्या सोलोमन सचमुच खलनायक था या वह उन सदियों के अत्याचार की आवाज था जिसे दबा दिया गया था? अगर आपको वही यातना सहनी पड़ती तो क्या आप भी उसकी तरह मिट्टी को अपना हथियार नहीं बनाते? इतिहास की इन अंधेरी कहानियों से हम सबको यही सीख मिलती है कि इंसान की आत्मा को जितना दबाया जाएगा, उसका प्रतिशोध उतना ही भयानक होगा। इसलिए अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें। आपके हिसाब से सोलोमन हार पर पीड़ित था या अपराधी?